चलिए अब हम लोग बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त वंश के बारे में। और इससे आपकी परीक्षा के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो इसमें आप देखिए, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। कहाँ? कौशाम्बी। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे। और गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक सबसे पहले आप लोगों को याद रखना कौन था? श्री गुप्त था। और श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ और इसका समय देखिए 280 से 320 तक रहा है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम होता है। और आप देखिए कि अगर वास्तविक संस्थापक अगर आपसे गुप्त साम्राज्य का पूछ ले तो वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। और आप देखेंगे 320 में ये गद्दी पर बैठता है। अब एडी चलने लगा है, इस भी चलने लगा है। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ और जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है। और आप देखिए इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। और इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। किसे? समुद्रगुप्त को। ये चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। ये 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। इसे आप देखिए भारत का नेपोलियन कहते हैं। और इसने आप देखिए अश्वमेध, मेदकर्ता, विक्रमंक और परम भागवत की उपाधि भी इसने धारण की थी। और आप देखेंगे कि इसे कबीराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था और समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया जाता है कि यह संगीत का प्रेमी भी रहा होगा, वीणा वादन भी करता होगा। आगे आप देखेंगे इसमें कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था और जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। किसने? हरिसेन ने। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त ही था। और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय होता है जो 380 में राजगद्दी पर बैठता है। और इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। ये आप लोग ने उनसे कई बार पूछ लेता है किस वंश के समय चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ये भारत आया था। तो ये आप देखेंगे कि कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड का समय था, गुप्त वंश था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। और यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों का विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख, शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। और कालिदास के अतिरिक्त आप देखिए धनवंतरी, छपनक, फलित ज्योतिष के विज्ञान, अमर सिंह कोशकार, एक आप देखेंगे शंकु वास्तुकार, बेताल भट्ट घटक पर, वराह मिहिर खगोल विज्ञानी थे और वर रुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था जिसने आप देखिए शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। और वीर सिंह व्याकरण, न्याय, मीमांसा और शब्द का प्रकांड पंडित और एक कवि भी था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त एक या गोविंद गुप्त हुआ। और आप देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। एक क्वेश्चन से भी कई बार पूछ लिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त एक का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त होता है और इसका समय 455 से लेकर 467 तक रहता है। और स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी किया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया था और अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। ये आप लोग याद रखिएगा। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त था।
गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी और जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भूत या प्रांत थी और जिसके प्रशासक आप देखिए उपरिक कहलाते थे। और भूक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी और जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। क्या? विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडफासिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीक कहलाता था। अन्य 4 सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख भी मिला है। इसमें भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलाश्रम राज्य के लिए आय का एक श्रम स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। और आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि को निम्न भागों में बांटे थे। क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि थी। वास्तु वास करने योग्य भूमि थी। चारागाह भूमि पशुओं के चारा योग्य भूमि थी। सिल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। अपरहत ऐसी भूमि जो जंगलों की होती थी, जंगली होती थी। ये भी याद रखना चाहिए। और सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। सैनी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। और गुप्तकालीन मंदिर, अगर प्रसिद्ध मंदिर देखें तो विष्णु मंदिर इत्तेगबा जबलपुर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। विष्णु मंदिर एक गुप्तकालीन मंदिर है। शिव मंदिर आप देखिए भूमरा नगौद ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। पार्वती मंदिर नैना कोठार मध्य प्रदेश में ही। 10 अवतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है। देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। शिव मंदिर खो ये नागौद मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है। भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की और इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। और गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है और जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओसनम स्मृति में मिलता है। और बिंद जंगल में आप देखिए सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी सती होने के प्रमाण आप देखिए 510 ईडी में ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है और जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। और गुप्त काल में देश वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था और वृद्ध वेश्याओं को कुट्टिनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था गरुड़। और गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर से का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष रह गई और जिनमें आप देखिए गुफा संख्या 16 और 17 भी गुप्तकालीन है। इसमें आप देखिए गुफा संख्या 8 में गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मर्दासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्यत किए गए हैं। और अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफाएं बाघ की गुफाएं हो गई जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई हैं। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण भी बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक था जिसने घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। क्या करती है? घूमती है। और वराय मिहिर ने बेहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृह जातक और लघु जातक की रचनाएं की। बेहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास, भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे और उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्वी कल्पना कर ली और प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं
क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। और गुप्त काल में आप देखिए पलकान ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा और नवनीतकम की रचना गुप्त काल में ही की गई थी। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां भी दी गई हैं। ये कई बार आप देखते हैं कि किताबों से क्या रहता है, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। आप देखेंगे कि गुप्त काल में पुराणों में की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई है पुराणों की, और इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख मिलता है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में होती है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों में ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान भी दिया। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है और भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मैक्षकटिकम या माटी की खिलौने गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी, द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। ऐसी प्रथम रचना है भगवद गीता। और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहते हैं। याद रखिए, नगरों का क्रम पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये आपका इस तरह से आप देखेंगे गुप्त काल हो जाता है।